हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मई के महीने की शुरुआत हो चुकी है और जल्दी आने वाला है वो वक्त जब होंगे समर वेकेशंस। लेकिन हम उससे पहले ही हमेशा फ्रेश मूड में रहते हैं और खासतौर पर जब बात ट्यूसडे की होती है सो वी मेक श्योर कि हर ट्यूसडे हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ जिसको वाकई आप अपने रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकें, जो आपके काम आ सके। और ख़ास तौर पर आपकी सेहत का ख्याल हम रखते हैं, इसलिए हर ट्यूसडे अपने हेल्थ एंड फिटनेस में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा सेगमेंट जहां हम हर बार आपको कोशिश करते हैं ये जताने और बताने की कि कैसे अपनी सेहत का आप ख्याल रखें। इस हफ्ते यानी आज हम आपसे बात करेंगे, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन वो कितनी थ्रेटनिंग हो सकती है, खासतौर पर हाई बीपी की वजह से किस तरह की कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, उसका जिक्र आज हमारे प्रोग्राम में रहेगा। लेकिन उससे पहले बात हमारी आज की लाइफलाइन की। जिंदगी में हमेशा दिल धड़कते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक धड़कन है तब तक सांसें हैं और तभी तक हम जिंदा हैं। लेकिन देखिए ना, कई बार कुदरत ऐसे कहर ढाती है जिसके आगे हम सब बेबस हो जाते हैं। इनफैक्ट उसी पल हमें एहसास होता है कि यूं तो इंसान खुदा से भी बड़ा बनता है, मगर उसके आगे कुछ भी नहीं। और किसी ने बहुत खूब कहा है ना कि ज़िंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में, ज़िंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में, और कुदरत उफ तक नहीं करती बस्तियां गिराने में। ए खुदा ना गिरा किसी के आशियाने को, ए खुदा ना गिरा किसी के आशियाने को, क्योंकि वक्त बहुत लगता है एक छोटा सा घर बसाने में। जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसे अवसरों का भी सामना करना पड़ता है जो दिल दहलाने वाले होते हैं। शनिवार की सुबह भी हर दिन की तरह आम सुबह थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। हंसते मुस्कुराते बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक की खुशियां कुछ ही मिनटों में हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। धरती हिली, 7.9 तीव्रता का भूकंप आया और पड़ोसी मुल्क नेपाल सहित भारत के कई हिस्सों में पसर गया मातम। हजारों लोग जो किसी न किसी प्रकार अपने अपने भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे, वो काल के गाल में समा गए। भारी तबाही हुई, लाखों बेघर। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर गई और इसके आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। कहने को आज 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि शायद कहीं सांस मिल जाए और सांस को थामने वाला एक हाथ मिल जाए। जब भी इस तरह के कहर कुदरत बरसाती है तब हम अचानक सचेत होते हैं, और ऐसे में हमें याद आती है एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे हमसफ़र की जो इस तरह के डिज़ास्टर में हमारी मदद कर सके। जी हाँ, NDMA किस तरह से डिज़ास्टर्स में हमारी मदद करते हैं, क्या ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और हमें कितना सचेत रहने की ज़रूरत है, इसी से जुड़ा है हमारा आज का पहला सेगमेंट। और इस वक्त जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे हम आपको मिलवा दें। स्टूडियो में हमारे साथ हैं इस वक्त श्री RK जैन, आप हैं मेंबर सेक्रेटरी NDMA, और आपके साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कॉम गुरु गोबिंद सिंह IP यूनिवर्सिटी, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से पिछले 15 सालों से जुड़े हैं। गुड इवनिंग इंडिया में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो भी कुछ हुआ अभी तक खबरों में बराबर बना हुआ है, और हम सबकी कोशिश यही है कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम राहत का काम वहाँ पहुँचाएं। लेकिन जब एक जनरल टर्म में हम बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, ऐसे में NDMA का नाम सबसे पहले आता है। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से डिज़ास्टर्स में ये मैनेज करती है सबको और हमारा एक सहायक बनती है? दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अनु जी आपका और दूरदर्शन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने ये मुद्दा लिया। यह आपदा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जी। आपदा जो है, डिज़ास्टर जो है, ये किसी भी देश के विकास में बाधक है। और इस समय जब नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया है, जिसका इम्पैक्ट नेपाल के अलावा इंडिया में भी पड़ा है, बिल्कुल, तो इस डिज़ास्टर का मुद्दा बहुत अहम है। और आई थिंक कि जो आज आपने चुना है, बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में, NDMA के बारे में लोगों को कुछ जानकारी दें। बिल्कुल। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक बेसिक सोच में जो फ़र्क आया है, जो आधारभूत फ़र्क आया है इंडिया के अंदर पिछली सदी के अंत तक, लगभग 2000-2001 तक,
डिजास्टर का जो भी मामला होता था वो रिलीफ सेंट्रिक था। राइट। डिजास्टर आया, आप रिलीफ दीजिएगा, आप रेस्क्यू करिएगा, और इट वाज बेसिकली रिलीफ सेंट्रिक। राइट। लेकिन भुज अर्थक्वेक और इंडियन सुनामी के बाद ये सारा जो सोच है उसमें रिलीफ सेंट्रिक से होलिस्टिक अप्रोच आ गई है कि डिजास्टर के बारे में आप प्रिवेंशन की बात करें, आप मिटिगेशन की बात करें, आप प्रिपेयरनेस की बात करें। वंडरफुल। सभी डिजास्टर्स प्रिवेंट नहीं हो सकते, जो प्रिवेंट हो सकते हैं आप उन्हें प्रिवेंट करें। अगर कुछ डिजास्टर्स प्रिवेंट नहीं हो सकते तो आप उनको मिटिगेट करें, आप प्रोजेक्ट्स लें, आप मेजर्स लें ताकि डिजास्टर्स का इम्पैक्ट कम हो। और चूंकि कुछ डिजास्टर्स ऐसे हैं जो मिटिगेट नहीं होते, जैसे अर्थक्वेक है जी। ये अनप्रिडिक्टेबल है, तो यदि कोई ऐसे डिजास्टर्स है जिसको मिटिगेशन मेजर्स के बाद भी आप नहीं उसको रोक पाते हैं तो आप तैयारी करें, प्रिपेयर करें, सो दैट कि जब डिजास्टर्स हो तो आपकी प्रिपेयर्डनेस तैयार हो और आपके ऊपर इम्पैक्ट कम से कम हो। बिल्कुल। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया है, जो कि आजकल हम भूकंप की बात कर रहे हैं, पर इंडिया में सभी तरह के, इंडिया इज प्रोन टू ऑल टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। आप अर्थक्वेक की बात करें, आप फ्लड की बात करें, आप साइक्लोन की बात करें, आप सुनामी की बात करें, आप लैंडस्लाइड की बात करें, और अब तो अर्बन फ्लडिंग भी इंडिया में काफ़ी कॉमन हो गया। Right. तो इंडिया के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के डिजास्टर्स हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर अगर हम गिने तो इंडिया जो है टॉप के 10-12 कंट्रीज़ में डिजास्टर प्रोन कंट्रीज में गिनी जाती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो सब कुछ करें जो ज़रूरी है कि इंडिया की हम प्रिपेयर्डनेस रखें टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। एनडीएमए जो है, दिस इज एन एपेक्स बॉडी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ये एक एपेक्स लेवल की बॉडी है विच इज लाइक ए नेशनल थिंक टैंक टू प्रिपेयर, टू डील एंड टू मैनेज डिजास्टर्स इन द कंट्री। हमारा जो मेन रोल है वो है टू प्रिपेयर पॉलिसीज, प्लान्स, गाइडलाइंस। हम जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनको गाइड करते हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको गाइड। जैसे आपको मालूम होगा कि यदि डिजास्टर होता है, सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो कम्युनिटी पे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको हम कहते हैं उनके ऊपर है। ट्रू। लेकिन और सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है दे रिएक्ट। जो डिजास्टर ऐसा है जिसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफर्ट्स जो है हम कोलैबोरेट करते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। राइट। तो इसलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर उनको हम सपोर्ट करते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि ऐसे सारे एक्शंस लिए जाएं, वो सारे गतिविधियां करी जाएं जिससे हम करें। तो जिसमें गाइडलाइंस बनाना, प्लान्स बनाना, लोगों समझाना, मिटिगेशन, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कुछ इसके अंदर है। इस समय जो कंट्री के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो उनके स्तर पर है, नेशनल स्तर पे है, स्टेट के स्तर पर है और फिर जिला स्तर पे है। राइट। नेशनल स्तर पे एनडीएमए है जिसका मैं बता चुका हूँ। जी। स्टेट के स्तर पे एसडीएमए, स्टेट डेवलपमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट स्तर पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये एक है। हम स्टेट नेशनल स्तर पे हमारे पास एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, जिसके बारे में तो आजकल सभी जान रहे हैं। एनडीआरएफ ने जितना बढ़िया काम करा है, हमारे पास उसकी 10 बटालियन है और जो एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। और एनडीआरएफ जो है एज ए डेडिकेटेड फोर्स, ये जो एनडीआरएफ फोर्स है इट इज नॉट like other it's not an force with arms, without arms, with a specialized training, specialized equipments to deal with all the disasters, rescue and relief. Yes. और ये वर्ल्ड के अंदर dedicated largest force है which is specialized and dedicated for disaster rescue and response
and it has done wonderful job. वंडरफुल। और इनफैक्ट जब उत्तराखंड में कुछ ऐसा देखने को मिला था तो जिस तरह से एनडीआरएफ ने काम किया वो वाकई कमेंडेबल था। निश्चित रूप से बहुत क्योंकि ही आप- सराहनीय है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक अच्छे अरसे से इस तरह के कामों के साथ जुड़े रहे हैं। सर ने अभी जिक्र करा कि वाकई सोच में, हालात में, इनफैक्ट काम करने के तरीके में बदलाव आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ ऐसी है जो सारे एफर्ट्स के बाद भी नहीं बदली, और वो ये कि आज भी जब गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है उसके बाद हमें एनडीएमए जैसी अथॉरिटीज़ की वैल्यू पता लगती है। उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमें अपने कंस्ट्रक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो एनडीएमए की बात करें तो एनडीएमए की जो शुरुआत हुई उसके पीछे समझ में ये हमें रखना पड़ेगा कि हमारे भारतवर्ष की जो जियोक्लाइमेटिक जो पोजीशन है, जो सिस्टम है, वो कहीं न कहीं से इस चीज़ को बल देता है कि हमारे देश में एनडीएमए, एनआईडीएम जैसे संस्था 50 साल पहले स्थापित हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार को जिस तरीके से जैन साहब ने भी बताया कि शुरुआत में पहले हम लोग रिलीफ और रिस्पांस पे ही फोकस्ड रहते थे। जहाँ तक कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, जहाँ तक एक प्रिपेयर्डनेस की बात थी, वो चीज़ें बाद में आई। राइट। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि हमारे देश में प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो सबसे बड़े जो महामारी के जो कारण होते थे वे होते थे हैजा, कालरा, इस तरह के फेमिन्स होते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे डिजास्टर्स का एक कह सकते हैं कि स्वरूप बदला और सामने आया, जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, आवालांच, लैंडस्लाइड्स जो आपने बताया। इसके अलावा जो हमारे जो पूरे तटीय एरिया है उसमें देखें तो साइक्लोन, अभी बहुत कुछ ही दिन पहले की बात है, 1 दशक पहले के आसपास की बात है, सुनामी जैसी घटना हुई। बिल्कुल। तो ये इस तरह का पूरा जियोक्लाइमेटिक जो सिचुएशन है हमारे देश की, इसलिए हमारे देश की सरकार हो या हमारे देश के नागरिक हों, दोनों को मिल के एक डिजास्टर प्रोन या कह सकते हैं डिजास्टर को मिटिगेट करने जैसी एक सिस्टम को डेवलप करना चाहिए और करना पड़ेगा। इसके लिए यदि हम सबसे पहले बात करें तो हम लोग जापान को देख सकते हैं। जापान में विश्व में सबसे ज़्यादा कहते हैं भूकंप आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जान माल की हानि हमारे देश या किन्हीं अन्य देश से कम होती है। इस तरह के जो भी काम हो पाते हैं या अर्थक्वेक आते हैं तो उसके पीछे यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ की कार्य संस्कृति में यह परिवर्तन हुआ। वहाँ की सरकार के साथ साथ नागरिक एवं संगठन सब लोग जुड़ के डिजास्टर मैनेजमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया है, और उसका सार्थक परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप होने के बावजूद भी वहाँ पे उतनी समस्या नहीं है, उतनी जान माल की हानि नहीं है जितना किसी अन्य देश में है। एग्जैक्टली, यानी सोल्यूशन शायद कहीं ना कहीं यही है कि सबको एक साथ उस लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। और जब सबके साथ की हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली नेपाल में जो भी कुछ हुआ वहाँ पर हमारे एनडीएमए ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। किस तरह से आप, क्योंकि हम जब देश की बात करते हैं जोग्राफिकली, जैसा भी आपने जिक्र करा, बहुत अलग अलग कंडीशंस हैं तो हर तरह से हम प्रोन हैं, लेकिन जब हम ओवरसीज़ की बात करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, किस तरह से आप रिलीफ, रेस्क्यू, और हम जब कह रहे हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, सो ऑन व्हाट लाइन एंड लेंथ यू आर वर्किंग देयर? देखिए कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंदर ये प्रावधान है कि एनडीएमए वो सभी सपोर्ट देगी नेबरिंग कंट्रीज़ को या किसी और कंट्री को जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो यदि हम नेपाल की बात करें तो जैसे ही नेपाल के अंदर ये आपदा आई तो हमारे यहाँ एक कमेटी है, हम कहते हैं एनसीएमसी, नेशनल कैलेमिटी मैनेजमेंट कमेटी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर है। Right. इसकी इमीडिएटली मीटिंग हुई जिसके अंदर सभी संबंधित विभाग है। एनडीएमए प्लेज द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, जितना समन्वय है वो एनडीएमए करते हैं, क्योंकि किसी एक विभाग को तो नोडल विभाग है जिसको लेना है। बिल्कुल। लेकिन ये जो सारा जो भी एक्शन है, जो सारा जितना भी ये जिसमें जितनी भी एक्टिविटी है, जो सारे भी कार्य करे गए हैं, ये पूरे सरकार में सभी संबंधित विभागों को मिला के एक टीम वर्क करके ये करा है। ट्रू। जिसके अंतर्गत हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है ये रिकॉर्ड टाइम में विद इन 6 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट हमारी टीम नेपाल में मौजूद थी। Wonderful. और इस बात को सराहा गया है कि एनडीआरएफ का जो रिस्पांस टाइम है इट वाज वन ऑफ द क्विकेस्ट, कि इतनी जल्दी वी वर एबल टू रीच नेपाल। राइट। नेपाल के अंदर
कोई लगभग 15 या 16 लाइव बॉडीज निकाली गई हैं, जिसमें कई मोर देन 30 कंट्रीज की टीम्स आई थी। उसके अंदर एनडीआरएफ का जो योगदान है, इसमें से 11 जो लाइव जो जिनको निकाला गया है, लाइव पर्सन्स, वो एनडीआरएफ के द्वारा निकाला गया है। दैट मीन्स कि आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स, मेजॉरिटी इज इवन मेजॉरिटी इज मच मोर देन मेजॉरिटी। ट्रू, बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ रिलीफ, इन टर्म्स ऑफ राहत की जो सामग्री है, उसके अंदर मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे पास एनडीएमए में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम एनजीओज, फ्रॉम सिविल सोसाइटी, फ्रॉम कॉरपोरेट्स, फ्रॉम प्राइवेट पर्सन्स, जिसके लिए हमने एक हेल्पलाइन जिसका नंबर 1078 है 24/7 चालू किया। और इस हेल्पलाइन में 12 हंटिंग लाइन्स हैं, 12 लोग एट ए टाइम हम अटेंड कर सकते हैं ऑन 1078। उसमें इतना ज़्यादा उत्साह, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया है, जो हमने सारी रिलीफ सामग्री जो है उसको हमने कोऑर्डिनेट किया विभिन्न जो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो देना चाह रहे थे। और हमने एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बाई एयर गया शुरू में, बाई रोड जा रहा है, जिसमें करीब सनोली की अगर हम बात करें तो सनोली से लगभग 500 ट्रक्स हमारे जो है रिलीफ सामग्री के साथ जा चुके हैं। इसके अलावा हमने बाई ट्रेन आल्सो बंदोबस्त किया है, जिसमें दिल्ली स्टेशन से रक्सौल तक जा रहा है। रक्सौल से हम ट्रक्स की बंदोबस्त के जरिए नेपाल सरकार के अधिकारियों के उससे टच करके उनके इन कंसल्टेशन विद देम, जहाँ वो बता रहे हैं वहाँ भेज पा रहे हैं। तो रिलीफ सामग्री अच्छी मात्रा में दी है, सभी विभागों की जो आवश्यकता थी। यहाँ ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो नेपाल की सरकार है, जो उनकी आवश्यकता थी उनके हिसाब से गए, राइट। उनको जो सामग्री चाहिए या उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने पूरा करने की कोशिश करी है। और इस अभी तो आज की तारीख में तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है, जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसी हिसाब से हम एनडीएमए से कोऑर्डिनेट करके सभी विभागों की, सभी मंत्रालयों की मदद से हम आगे चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश यही है कि ज़रूरतमंद लोगों तक हम अपनी राहत जो सामग्री है वो पहुंचा सकें। और अगर इस अच्छे काम में आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल एनडीएमए की एक हेल्पलाइन है 1078 ये हेल्पलाइन है, जहां आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन पर कुछ और नंबर्स हैं 26701728, 26701729। अगर आप दिल्ली के बाहर से इन नंबर्स पर फ़ोन करते हैं तो 011 ज़रूर कोड लगा लीजिए, या मोबाइल से करें तब भी ये कोड आपको लगाना होगा। और ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां आप फ़ोन कर किसी भी तरह का राहत सामान, कोई सामग्री अगर आप देना चाहते हैं, किसी और तरह से अगर आप मदद करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस नेक काम में जुड़ सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी से बेहतरीन कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक साथ रहें, एकजुट रहें। और ना सिर्फ ऐसी घड़ी में बल्कि अदरवाइज ऑल्सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने ना आए। लेकिन क्योंकि सिचुएशन आती है उसके बाद कुछ देर के लिए ज़रूर हम एक्टिव होते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आम लोग हैं, जो हम सिविलियंस हैं, हमें किस तरह की जिम्मेदारी या ऐसी सिचुएशन में किस तरह का फ्रंट फुट हमें लेने की ज़रूरत है, चाहे एक वॉलंटियर के तौर पर हम आना चाहें या फिर किसी और तरीके से देश में अपने लिए राहत कार्य हो या फिर पड़ोसी के लिए वो बचाव का जो राहत कार्य है उसमें एक अग्रणी स्थान लेने की बात हो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और चूंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में दूरदर्शन का पूरे देश में और विश्व में अपना स्थान है, तो ये प्रश्न सबके लिए है, आम नागरिकों के लिए है। उससे पहले मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, जैसा जैन साहब ने बताया कि एनडीएमए का रोल निश्चित रूप से बहुत ही वाइटल है। और प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए और उससे पहले भी बात किया जाए तो वर्ल्ड में एकमात्र भारतवर्ष ऐसा देश है कि जहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड टाइप कह सकते हैं कि डिजास्टर्स इम्पैक्ट और उसके अफेक्ट आते हैं। बिल्कुल। यदि हम लोग उसको जनरलाइज करके समझें तो एक जो अप्रॉक्स 58% जो लैंड है हमारे देश का वो वल्नरेबल है अर्थक्वेक से रिलेटेड। इसके अलावा 40 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड हमारा फ्लड से अफेक्टेड माना जाता है, या वल्नरेबल कह सकते हैं हम उसको। और मोर देन 8% ऑफ लैंड ऑफ आवर कंट्री वल्नरेबल टू साइक्लोन। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश में किस तरह का डिजास्टर का एक तरह से अप्रोच या रीच और एक्सेस है उनकी। वो ऐसे समय में एनडीएमए का रोल बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में
जिस तरह से एनडीएमए ने नेपाल में काम किया और जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं देश में, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है जिसमें एनडीएमए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम यदि प्रॉपर मैनेजमेंट की बात करें, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, तो हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। और जैसा जापान का, यूएस का या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली इसको मिटिगेट कर रहे हैं, इसको कॉम्बैट कर रहे हैं, इस सिचुएशंस को डिजास्टर से रिलेटेड, उसके सिनेरियो को हम लोग एडॉप्ट करना चाहेंगे और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आपसे। उसमें उन्होंने 3 बताया स्टेप। पहला तो ये है कि प्री मैनेजमेंट में हमको सबसे पहले इस तरह की शुरुआत करनी होगी कि एक कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस की शुरुआत करनी होगी। कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस में यदि देखें तो हम अपने बच्चों में 10+2 में या 10+2 के नीचे के भी क्लास में हम उनको लेसन्स के रूप में, टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में उनको एक मॉड्यूल डेवलप कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि कैसे उसको हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चला सकते हैं। इसके लिए CD, DVD इस तरह के प्रोग्राम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आम आदमी में या स्टेक होल्डर्स में। और तीसरा जो प्री मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अवेयरनेस का है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के थ्रू, और अभी साइबर वर्ल्ड में साइबर मीडिया के थ्रू भी, जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे नेपाल अर्थक्वेक के साथ साथ बहुत तेजी से एनडीएमए, एनआईडीएम से जो गाइडलाइंस थे हम सबके पास सर्कुलेट हुए। तो ये अवेयरनेस का जो हमारा सैंपल है, जो मॉड्यूल है, इस तरीके से हम प्री मैनेजमेंट का जो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको हम अडॉप्ट करके एक आम नागरिक में एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं और पूरी सोसाइटी को रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ डिजास्टर। एग्जैक्टली, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इनफैक्ट एनडीएमए ने इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि सर आप हमारे साथ वो शेयर करें, चाहे वो बुकलेट्स हों या फिर स्कूल्स में करिकुलम हो, प्लीज़ आप वो हमें बताइए। एनडीएमए में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। इनफैक्ट इट्स एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। अभी जैसे एक हमारा प्रोग्राम है, हम कहते हैं NSSSP, नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम। इसके अंदर 22 स्टेट्स के अंदर 44 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हमने 8,800 स्कूलों के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया हुआ है। Wonderful. जिसके अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हम सेंसिटाइज करें, हम IEC मटेरियल बांटे, हम कुछ स्कूल बिल्डिंग्स को चिन्हित करके उसकी रेट्रोफिटिंग करके एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं। और ऐसे अनेक सारे प्रोग्राम हैं जो हमने लिए। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा आपने कहा कि डिजास्टर के लिए हम जो कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हम चाहते हैं। इसकी मेन स्ट्रीमिंग हो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को जो है हम स्टैंड अलोन ना देखें। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमारा फैसला है, उसमें देखें कि उस फैसले से, उस इन्वेस्टमेंट से हमारी कंट्री का रिस्क, डिजास्टर रिस्क बढ़ तो नहीं रहा, कम हो। Right. जो हमारी बिल्डिंग्स बने वो डिजास्टर रेजिलिएंट बने, बिल्कुल। जो हमारी सड़कें बने अच्छी बने, जो डिजास्टर, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए वो डिजास्टर, इस तरह की जो प्रणाली है वो ऑलरेडी इन प्लेस कर दी है। सभी मिनिस्ट्री से को ये कहा गया है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें देखिए कि आपका डिजास्टर रिस्क उससे बढ़ नहीं रहा है, उससे आप कम हो रहा है। लेकिन डिजास्टर को खाली सरकार करेगी ये संभव नहीं है। ट्रू। खाली राज्य सरकार करे ये संभव नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो कम्युनिटी का है, लोगों का है, और उनकी कैपेसिटी बनाना, उनको सेंसिटाइज करना, उनको अवेयरनेस दिलाना, ये एनडीएमए का काम है, ये सरकार का काम है। जिसके लिए अगर आप हमारी वेबसाइट देखें तो आप देखेंगे बहुत सारे हमने डूज एंड डोंट्स और उस पर निकाले हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसके अंदर हम कैपेसिटी डेवलपमेंट, मॉक ड्रिल, मॉक एक्सरसाइज, मेगा मॉक एक्सरसाइज, बहुत सारे हमारे हैं। जैसे मैंने कहा इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन ये सही बात है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने बेस्ट कर दिया या सब कुछ कर दिया। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू डू much more. Definitely, there is always a room for improvement. Which we are committed from NDMA. हमारा ये कमिटमेंट है, हम जैसे कहते हैं हम कमिटेड हैं कि जो भी हमारे स्तर से एक्सपेक्टेशन है हम वो करें, लोगों की को अवेयरनेस करें, उनकी कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जो इसके अंदर डिफरेंट
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उसके लिए जो भी संभव होगा हम तत्पर हैं। बिल्कुल एनडीए में वाकई कर रहा है। इनफैक्ट आपके इसी जज्बे को, इसी कमिटमेंट को सलाम है। एंड वी रियली होप कि जहां तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात है तो हम सब सिविलियंस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करेंगे, अपने एक्शंस में वो चीज़ लेकर आएंगे, और चाहे वो एनडीए में हो या फिर किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड हो, हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। ऑन दिस वेरी नोट, थैंक यू सो मच जैन साहब, थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी कि आप गुड इवनिंग इंडिया में आपने पार्टिसिपेट किया और हमें अवेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेल, अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे नहीं, अपने आप को अवेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ख़ासतौर पर हेल्थ सेक्टर में जो हमारे आसपास हमारे लिए ख़ासतौर पर की जा रही हैं। और ऐसी एक वर्कशॉप हुई सैटरडे संडे यानी 2 और 3 मई को, जो ख़ासतौर पर बेस्ड थी यूरोडायनामिक्स पर। 200 से ज़्यादा प्रोमिनेंट यूरोलॉजिस्ट ने, चाहे वो इंडिया के हों, इंडिया से बाहर, इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। और मेन थीम कहीं ना कहीं यही रहा कि अलग अलग एंगल से जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको एक नई डायमेंशन से किस तरह सॉर्ट आउट किया जाए। इस वर्कशॉप में, इस सेमिनार में, दैट वाज द ओनली थीम। हियर्स अ रिपोर्ट।